अस्सलामुअलैकुम डियर लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे और जहाँ होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको यूं ही खुश रखे और ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ का मोहताज ना करे। सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरा चैनल कल मोनेटाइज हो चुका है और इंशाल्लाह अब हमने अपनी इस यूट्यूब फैमिली को और भी ज़्यादा इंक्रीज़ करना है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा स्टोरी सुन रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। आपको इन फ्यूचर यहाँ पर और भी मज़ीद ऐसी हॉरर थ्रिलिंग स्टोरीज सुनने को मिलेंगी। मेरे चैनल पर काफ़ी सारी स्टोरीज़ अपलोड हो चुकी हैं तो उनको भी सुने, आपको ज़रूर मज़ा आएगा। आपके साथ भी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो आपको लगता है कि शेयर करना चाहिए तो मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिए, जो कि आपको स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सएप नंबर और इंस्टाग्राम आईडी मेंशन है, वहाँ शेयर करें। इंशाल्लाह आप सबकी भेजी स्टोरीज़ पर वॉइस ओवर किया जाएगा। तो बग़ैर देर किए आज की स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं। जल्दी से अपने हेडफोन्स लगा लीजिए, लाइट्स को ऑफ करके किसी अंधेरी खामोश जगह पर बैठ जाइए ताकि ख़ुद को कहानी के अंदर महसूस करें। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। मेरा नाम अली अकबर है। मेरी उम्र तकरीबन 58 ईयर्स है। मुझे आपकी स्टोरीज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद आई हैं तो मैंने कहा कि क्यों ना मुझे भी अपना वाक़या आपके साथ शेयर करना चाहिए और आप लोगों को ये मेरी कहानी सुना सकें। यह बात तकरीबन 1988 की है। मैं पंजाब में रहा करता था और लारी चलाकर अपना गुजर बसर किया करता था। मुझे ठेके पर एक लारी मिली हुई थी जिसको एक स्पेसिफिक रूट पर मुझे चलाना होता था। वो गांव का ही एक एरिया था। मुझे इस एरिया से लेकर शहर तक और फिर शहर से गांव तक वापस आना होता था। दिन के 2 से 3 रूट बना करते थे। तब लोग तांगों का भी काफ़ी इस्तेमाल किया करते थे और लारियों पर इतना नहीं बैठा करते थे क्योंकि लारी का किराया तांगे की निस्बत थोड़ा महंगा हुआ करता था। इसीलिए लोग तांगे को प्रेफर किया करते थे। लेकिन फिर भी इस लारी से इतना पैसा बन जाया करता था कि मैं अपने मालिक को देने के बाद खुद भी अपने दिन का खर्चा अच्छा खासा बचा लिया करता था। 2-3 तो मैं आपको बिल्कुल कम चक्कर बता रहा हूँ, कभी कभी तो इससे ज़्यादा भी चक्कर लग जाया करते थे। और ईद के दिनों में तो और ज़्यादा गहमा गहमी की वजह से काफ़ी ज़्यादा रश हुआ करता था और उन दिनों में बहुत ज़्यादा कमाई हो जाया करती थी। मैं जिस एरिया की बात कर रहा हूँ वो झंग वाली साइड का एरिया है और काफ़ी सारे गांव उस रोड पर से होते हुए जाते थे। उनको बेसिकली चक नंबर से डिनोट किया जाता था और लारी को रास्ते में जगह जगह रोक कर सवारियों को उतारना होता था क्योंकि कोई सवारी किसी चक की होती थी और कोई किसी गांव वगैरह की। और तकरीबन 10 से 11 स्टॉप आया करते थे लास्ट स्टेशन तक जाने में और लास्ट स्टेशन तक तो गाड़ी तकरीबन बिल्कुल ही खाली हो जाया करती थी और उसमें कोई सवारी नहीं बचती थी। कभी कभार ऐसा होता था कि लास्ट स्टेशन की भी कुछ सवारियां गाड़ी में रहती थीं और लास्ट तक गाड़ी में 1-2 मुसाफिर रह जाते थे कि जिनका स्टॉप लास्ट हुआ करता था। लेकिन ज़्यादातर वो गाड़ी खाली हो जाया करती थी गांव जाते हुए। लेकिन जब गांव से शहर की तरफ जाना होता था तो तब गाड़ी भरी हुई होती थी लास्ट स्टॉप तक भी। और मैं 1988 की बात कर रहा हूँ। तब तो रोड पर कोई रोड लाइट्स वगैरह भी नहीं हुआ करती थी, पक्के रोड ही मिल जाते थे, यही बड़ी बात थी। वो भी इतने अच्छे नहीं बने हुए होते थे लेकिन गुजारे लायक होते ही थे। इतनी आबादी भी तब उस गांव वाली साइड पर नहीं थी। पूरा तकरीबन खुला एरिया ही होता था। सड़क के दोनों तरफ बड़ी बड़ी फसलें, खेत, कमान वगैरह आते थे और गाड़ी की लाइट में जो कुछ नज़र आता था बस वही नज़र आ रहा होता था। उसके अलावा बिल्कुल घुप काला अंधेरा हुआ करता था। उसके अलावा तांगे भी रात के टाइम नहीं चला करते थे। दिन में तो तांगे काफ़ी ज़्यादा नज़र आया करते थे लेकिन रात के टाइम बस 1-2 लारियां ही उस रूट पर चलती थी, जिसमें से एक मेरी थी और 1-2 दूसरे ठेकेदार जिनके ड्राइवर चलाते थे। वो भी कभी कभी रात के रूट नहीं लिया करते थे, बस दिन पर ही लारियों को चलाया करते थे।
लेकिन मुझे अपना खर्चा मैनेज करने के लिए और ठेकेदार को भी अच्छी खासी रकम देनी होती थी एक दिन की, जिसकी वजह से मैं लारी को रात तक चलाता था। और जब से मैं ये लारी चलाना शुरू हुआ था मुझे 3-4 साल हो गए थे और इन 3-4 सालों में मेरे साथ कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ था जो कि पैरानॉर्मल हो। लेकिन ये उस रोज़ की बात है जिसकी शुरुआत ऐसे ही मामूल के मुताबिक हुई थी। पहला रूट मैंने अपना कंप्लीट किया, शहर से गांव की तरफ आया, फिर गांव से शहर की तरफ दोबारा गया। सेकंड रूट भी कंप्लीट किया। फिर थर्ड रूट ये होता था कि मैंने शहर से सवारी को लेकर गांव की तरफ छोड़ देना होता था और अगर टाइम बच गया तो शहर वापस जाकर लारी खड़ी करनी होती थी, क्योंकि दिन पे वहाँ पर सवारियाँ जल्दी आ जाया करती थीं, तो उनको वापस भी लेकर आना होता था गांव की तरफ। लेकिन जिस दिन रात को काफ़ी लेट हो जाया करता था तो मैं सुबह जल्दी उठकर लारी को पहले शहर की तरफ खाली ले जाया करता था और वहाँ से फिर भर कर सवारियों को गांव की तरफ लाया करता था। अब जब 2 राउंड कंप्लीट हो चुके थे और तीसरे राउंड के लिए मैंने अड्डे पर लारी को लगाया हुआ था तो सवारियां आकर बैठने लगीं और आम दिनों की निस्बत सवारियां काफ़ी ज़्यादा कम थी। तकरीबन 5 से 6 बंदे सिर्फ आकर लारी में बैठे थे और उनको टिकट भी कंडक्टर काट कर देता था। और जब लास्ट के राउंड होता था, मतलब लास्ट का फेरा होता था, तो उसमें कंडक्टर टिकटें वगैरह काट कर उतर जाया करता था और बस मुझे सवारियों को उनकी डेस्टिनेशन पर उतारना होता था। कंडक्टर ने उन सब की टिकट काटी और उसके बाद वो लारी से उतर गया। बस अब वो 5 से 6 मुसाफिर थे और मैं अकेला उस लारी के अंदर। वो तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर लंबा रूट था और इतनी तेज़ स्पीड भी उन रोड पर नहीं की जा सकती थी क्योंकि रोड्स की हालत इतनी अच्छी नहीं थी। खुद अंदाज़ा लगा लें कि मैं 1988 की बात कर रहा हूँ। अब मैं लारी को चलाता जा रहा था। वो सर्दियों की रात थी और रोड बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ था। वो रात के तकरीबन 8:30 बजे का टाइम था और इस टाइम तक गांव बिल्कुल वीरान हो जाया करते हैं। 2 सवारियां तो जो सबसे पहले वाला चक नंबर आया उसमें ही उतर गईं। बाकी 4 सवारियां रह गई थीं, जिसमें से 3 अगले स्टेशन पर उतर गईं। उसके बाद लारी में बस 1 सवारी बची और मैं अकेला। उसका स्टॉप लास्ट ही था, मतलब मेरे गांव वाला स्टॉप था जहां पर मुझे लारी को जाकर खड़ा करना होता था और उससे आगे कोई स्टेशन नहीं था। अब मैं लारी को चलाता जा रहा था। सड़क के दोनों तरफ हल्की हल्की धुंध पड़ रही थी और लारी की लाइट में बस हल्का हल्का नज़र आ रहा था कि उसी लारी की लाइट में मुझे महसूस हुआ कि सामने से कोई चीज़ आ रही है। उसकी भी लाइट्स ऑन थीं। थोड़ा करीब जाने पर पता चला कि वो कोई ट्रक है, जिस तरह के ट्रक 19s के दौर में चला करते थे। लकड़ी के बने हुए उनके कॉकपिट जिस तरह होते हैं बिल्कुल वैसे ही थे। आगे एक लंबी सी छत सी बनी हुई होती है उस ट्रक के ऊपर। मैं उस तस्वीर को भी हारिस भाई को कह दूंगा कि वो स्क्रीन पर लगा देंगे ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि किस तरह के ट्रक उस टाइम पर चला करते थे और किस तरह की लारियां चला करती थीं। अब जब मैं उस ट्रक के पास से गुजरा तो ट्रक वाला मेरी तरफ देख रहा था, हालांकि इतना कुछ वाज़ेह नज़र नहीं आ रहा था। जहां पर मैं बैठकर लारी चला रहा था उसके अंदर एक छोटा सा बल्ब जला हुआ था, येलो कलर की लाइट थी बिल्कुल, और ट्रक के अंदर भी बिल्कुल ऐसा ही एक बल्ब लगा हुआ था। जब ट्रक वाले ने मेरी तरफ देखा तो ऐसा लगा कि वो मुझे देखकर काफ़ी परेशान हुआ है और उसके रंग उड़ गए हैं। लेकिन उसके रंग क्यों उड़े थे मैं नहीं जानता था, लिहाजा मैंने अपनी ड्राइविंग पर ध्यान दिया और लारी को चलाता रहा। अभी मुझे अपनी मंजिल पर पहुंचने में सिर्फ 30 से 35 किलोमीटर का रास्ता रहता था कि पीछे से एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ आई। उसके बाद लारी लचक खाने लगी। बड़े मुश्किल से मैंने उसके ऊपर कंट्रोल किया और वो कंट्रोल भी मैं बस इसी वजह से कर पाया था क्योंकि लारी की स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं थी। एक दफ़ा को मेरा जिस्म बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था और मेरे हाथ कांप रहे थे क्योंकि अभी एक बड़ा हादसा होते होते बचा था। मैंने पीछे से सवारी की तरफ देखा और उसको कहा कि आप ठीक हैं।
तो उसने आगे से कोई जवाब ना दिया, बस मेरी तरफ एक नज़र देखा और फिर आंखें नीचे करके बैठा रहा। मैंने भी कहा क्या अजीब किस्म का बंदा है, इसको तो ज़रा भी डर नहीं लगा और इसने कोई जवाब भी नहीं दिया। लिहाजा मैं उस लारी से नीचे उतरते हुए से कहने लगा कि बस टायर पंक्चर हुआ है, मैं स्टेपनी टायर लगा लूँ साथ, उसके बाद हम आगे रवाना होंगे। और लारी के पीछे से स्टेपनी टायर उतारने के बाद टायर को चेंज करने लगा। गाड़ी के स्क्रू खोलने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही थी, तो मैंने सवारी को अंदर से आवाज़ दी। मैंने कहा बराए मेहरबानी क्या आप बाहर आ सकते हैं, माजरत के साथ मेरे से टायर के नट्स खुल नहीं रहे, तो आपको मेरे साथ ज़ोर लगवाना पड़ेगा। तो उसने आगे से जवाब दिया कि इस काम के लिए भी 2 बंदों की ज़रूरत है तुम्हें, हटो, ये तो मैं अकेला ही कर लूँगा। उसकी ये बात सुनकर मैं आगे से कुछ ना बोला और वो गाड़ी से उतरता हुआ नीचे की तरफ आ गया। और वो बिल्कुल ऐसे चल रहा था जैसे उसके अंदर सरिया हो और उसके कोई भी जोड़ मूव ना कर रहे हो। बिल्कुल सीधे हाथ हिलाता और टांगों को बिल्कुल सीधा रखते हुए आ रहा था। तो मैंने उससे पूछा कि भाईजान आपकी टांगों या हाथों में कोई मसला है? तो उसने मेरी तरफ गुस्से से देखा और फिर नीचे चौकड़ी मारकर बैठ गया। हालांकि उसने बिल्कुल सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए थे, लेकिन वो मिट्टी पे बैठ गया था। मैंने कहा आप ऐसे मत बैठे, आपके कपड़े ख़राब हो जाएंगे। उसने फिर आगे से कोई जवाब ना दिया और टायर को खोलने लगा और मुझे पीछे कर दिया। और एक ही झटके में उसने तमाम नट्स को लूज़ कर दिया। पता नहीं उसमें इतना ज़ोर कहाँ से आया था। हालांकि वो मेरे से भी काफ़ी कमज़ोर लग रहा था, लेकिन उसके अंदर ज़ोर बहुत ज़्यादा था और मुझे तो जो मैं देख रहा था उस पर यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि नट्स बिल्कुल जाम थे और खुलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो अकेला कैसे खोल सकता था? उसने जल्दी से मुझे नट लूज़ करके दिए और बगैर कुछ बोले सड़क के दूसरी तरफ झाड़ियों के अंदर चला गया। मैंने सोचा हो सकता है कि वो वॉशरूम वगैरह करने गया होगा। मैंने भी इस पर ध्यान ना दिया। मैंने जल्दी जल्दी से टायर को चेंज किया, दूसरे टायर को पीछे रखा और सवारी को आवाज़ दी। मुझे टायर चेंज करने में तकरीबन 10 से 12 मिनट तो लगे ही थे, लेकिन वो अभी तक वहाँ से वापस नहीं आया था। मैंने उसको काफ़ी ऊंची ऊंची आवाज़ दी, लेकिन वो दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा था। मेरे पास भी कोई टॉर्च लाइट वगैरह मौजूद ना थी कि इतनी देर में मुझे उन झाड़ियों के अंदर से परिंदों के उड़ने की आवाज़ आई। हालांकि रात के टाइम परिंदे कहाँ से आए, लेकिन काफ़ी सारे परिंदे वहाँ से उड़े थे। उनके पर हिलने की जैसे आवाज़ आती है ना, बिल्कुल वैसी ही आवाज़ थी और ऐसे लग रहा था कि काफ़ी झुंड में हैं वो परिंदे। ये आवाज़ आने के बाद दूर से मुझे झाड़ियाँ हिलती हुई दिखाई देने लगीं, हल्की हल्की, क्योंकि धुंध की वजह से और उस काली रात की वजह से इतना कुछ साफ नज़र भी नहीं आ रहा था। फिर दूर से नज़र आया कि वही शख्स चलता हुआ लारी की तरफ आ रहा है और वो आकर सीधा लारी की एंट्रेंस वाली जगह पर जाने लगा और उसके अंदर जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। मैंने कहा हैरत है यार, कितना अजीब बंदा है, इसमें गुरूर तो चेक करो, मुंह ही नहीं लगा रहा। खैर मैंने भी इस पर ध्यान ना दिया। मैंने कहा कि रईस और अमीर ज़्यादा होगा तो अपने घर होगा। मैं भी ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ के और गाड़ी को चलाने लगा। पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि अभी 30 से 35 किलोमीटर का रास्ता रहता था और इस टायर पंक्चर की वजह से आधा पौना घंटा वैसे ही ज़ाया हो चुका था। 9:30 बजने वाले थे और मैं भी काफ़ी ज़्यादा थक चुका था और मुझे काफ़ी ज़्यादा नींद भी आ रही थी। अब मुझे पीछे लारी में से काफ़ी अजीब किस्म की आवाज़ें आने लगी थी, जैसे कोई जानवर भौंकता है या गुर्राता है। एक दफ़ा को तो मैंने लारी की स्पीड आहिस्ता करके पीछे आवाज़ पर ध्यान देने की भी कोशिश की, लेकिन पीछे ऐसा कुछ भी नहीं था, बस वो अकेली सवारी बैठी हुई थी। और पहले तो पीछे लारी की लाइट्स ऑन थीं, अब वो लाइट्स भी खुद ब खुद बिल्कुल डिम हो चुकी थीं और ये ख़र्चा भी मेरे सर आन पड़ा था, क्योंकि ठेकेदार ने मुझे ज़रूर पूछना था कि गाड़ी की लाइट्स ख़राब हुई तो हुई कैसे, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही गाड़ी का सारा काम हुआ था। लेकिन उस हल्की हल्की रोशनी के अंदर नज़र आ रहा था कि वो जो सवारी बैठी हुई है वो अपनी सीट से काफ़ी ऊंची होकर बैठी हुई है। तो मैंने कहा हो सकता है कि वो दूसरी तरह ना बैठा हो, बल्कि चौकड़ी मारकर सीट के ऊपर ही बैठा हुआ हो। मैंने उस पर फिर भी ध्यान ना दिया।
अब मुझे पीछे से ऐसी आवाज़ आई कि जैसे कोई सीट्स को ज़ोर ज़ोर का हिलाता है और सीट्स को फाड़ने की कोशिश कर रहा है। मैंने गाड़ी की स्पीड आहिस्ता करके पीछे की तरफ मुड़ कर देखा तो ये देखकर मैं इतना ज़्यादा हैरान हुआ कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। पीछे सीट्स बिल्कुल खाली थी और एक भी सवारी मौजूद ना थी। वो शख्स वहाँ कहीं भी मौजूद नहीं था। मैंने कहा ये ना हो कि वो नीचे से कोई बस के चीज़ें वगैरह खोल रहा हो और कुछ चुराने की कोशिश कर रहा हो, क्योंकि बस में लोहे वगैरह की चीज़ें लगी हुई थी। लारी में अगर आपने कभी सफ़र किया हो या आपके बड़ों में से किसी ने किया हो तो वो जानते होंगे कि सीट्स या पिछले डोर्स के साथ लोहे की चीज़ें काफ़ी सारी लगी हुई होती हैं जिसको बेचा जा सकता है खोलकर। तो मैंने अब लारी को जल्दी से रोका और लारी को रोक कर मैं पीछे की तरफ जाने लगा कि देखो तो सही वो नीचे बैठकर कर क्या रहा है। लेकिन मैंने पूरी लारी छान मारी और उस शख्स का नामो निशान कहीं भी नहीं था। यह देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा खौफज़दा हो गया। और जिस दौर की मैं बात कर रहा हूँ उस दौर में ऐसे किस्से कहानियाँ बहुत ज़्यादा फेमस हुआ करती थी कि फ़लाँ जगह पर किसी चीज़ का साया है और फ़लाँ जगह काफ़ी ज़्यादा बाहर वाली है। लेकिन मैंने अपने इस करियर में जब से मैं ये लारी चलाना शुरू हुआ था ऐसा कुछ महसूस नहीं किया था। बेशक बचपन में मेरे साथ एक दो ऐसे वाक़यात हुए थे जो कि मेरे गांव के अंदर ही हुए थे, लेकिन उसके बाद मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और इस सफ़र जितने भी मैंने किए थे इनके दौरान तो ख़ास कर मेरे साथ कुछ नहीं हुआ था। लेकिन आज जो मेरे साथ हो रहा था वो काफ़ी ज़्यादा अनरियल था और जिस पर मेरा यकीन करने को दिल ही नहीं कर रहा था। मैं दिल को यही समझा रहा था कि सवारियाँ थी ही इतनी जो मैं उतार आया हूँ, लेकिन मेरा दिमाग ये मानने पर राज़ी ही नहीं था, क्योंकि एक सवारी बीच में थी जिसने एंड तक जाना था। मैंने सारा किराया गिना तो वाकई में एक सवारी का एंड तक का किराया भी मेरे पास मौजूद था। मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा होने लगा और उसी पैनिक सिचुएशन में ड्राइविंग सीट पर बैठकर बस को ज़ोर से भगाने लगा। अभी भी 27-28 किलोमीटर का रास्ता रहता था। मैंने ना ही कोई जंप खड्डा कुछ नहीं देखा और उस लारी को भगाता गया। अब मुझे लारी की हल्की हल्की लाइट्स में नज़र आया कि लारी के बिल्कुल सामने दूर करके कोई खड़ा हुआ है। तो मैंने स्पीड को थोड़ा आहिस्ता किया और जब उस शख्स के पास पहुंचा तो उसका मुंह दूसरी तरफ था। उसने भी बिल्कुल उस शख्स की तरह वाइट कपड़े पहने हुए थे। उसने मेरी तरफ देखा लेकिन उसकी शक्ल बिल्कुल उससे मुख्तलिफ थी और मेरी तरफ हाथ का इशारा करने लगा। ऐसा लग रहा था कि वो मुझसे लिफ्ट मांग रहा है या बस रोककर अंदर बैठने का कह रहा है। मैंने बस को रोका और उसको अंदर आने की इजाज़त दे दी। उस ज़माने में हमारे उस रूट पर कोई इतनी चोरियाँ नहीं हुआ करती थी, ना ही डकैतियाँ वगैरह, इसलिए इस चीज़ का ख़तरा नहीं हुआ करता था। वैसे भी मेरे पास मेरा एक पिस्टल मौजूद था जो कि हर टाइम मेरी सीट के साथ पड़ा रहता था, इसलिए मैंने उसको अंदर आने की इजाज़त दे दी। वो आया और कहा कि मुझे फ़लाँ फ़लाँ गाँव जाना है और वो उसी गांव का नाम ले रहा था कि जहां पर इस गाड़ी ने लास्ट स्टॉप करना था। लेकिन एक बात मुझे काफ़ी हैरान कर रही थी, वो भी बिल्कुल उसी शख्स की तरह चल रहा था जो कि पहले मेरी गाड़ी में मौजूद था। उन दोनों की चाल बिल्कुल एक जैसी थी कि जैसे उनकी टांग में कोई मसला हो और उनके जोड़ मुड़ ना रहे हों, और कपड़े भी वाइट थे, बस उनकी शक्ल एक दूसरे से मुख्तलिफ थी। वो जाकर उसी वाली सीट पर बैठ गया कि जिस पर दूसरा आदमी बैठा हुआ था। मैंने उस सवारी को ख़ास कर इसलिए भी बिठाया था अपनी गाड़ी में क्योंकि मुझे भी काफ़ी ज़्यादा खौफ महसूस हो रहा था, लेकिन अब मुझे लग रहा था कि इसको अपनी गाड़ी में बिठाना मेरी बहुत बड़ी गलती थी। अभी हम थोड़े ही आगे गए थे कि वो शख्स चलता हुआ मेरी तरफ आने लगा। मैं बैक मिरर में देख रहा था, वो सीटों को पकड़ता हुआ मेरी तरफ चलता आ रहा था। ऐसे लग रहा था कि जैसे उसके जिस्म में जान ही नहीं है, वो हाथों के सहारे खुद को घसीट घसीट कर मेरी तरफ आ रहा है। मैंने भी अपनी पिस्टल को अपने हाथ में रख लिया कि किसी भी नाखुशगवार वाक़ये की सूरत में मैं अपनी जान बचाने के लिए इस पर हमला कर दूंगा। वो मेरे पास आता जा रहा था। मैंने भी गाड़ी की स्पीड स्लो करते करते बिल्कुल रोक दी और गाड़ी साइड पर लगा दी। अब जैसे ही मैं अपनी सीट से उठा और उससे पूछने लगा कि इसके साथ क्या मसला है, वो क्यों इस तरह मेरी तरफ बढ़ रहा है,
तो देखता क्या हूँ कि वो उसकी शक्ल बिल्कुल बदल चुकी थी। वो किसी खौफनाक वहशतनाक मखलूक की शक्ल इख्तियार कर चुका था और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा था। उसने कहा कि मैं शहर से ही तेरा पीछा कर रहा हूँ और मैं कई दफ़ा तेरी इस लारी में सफ़र कर चुका हूँ, लेकिन आज का दिन मेरे लिए काफ़ी मुकद्दस है और आज मैं तेरी जान ले लूँगा, खा भी जाऊँगा और तुझे अपने शैतान की राह में कुर्बान भी कर दूँगा। उसकी ये बात सुनकर मेरा दिल मुंह को आने लगा। मैंने उस पर ज़ोर ज़ोर का फायर करना स्टार्ट किया, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ और वो और ज़्यादा ज़ोर से हंसने लगा और कहने लगा कि क्या तेरी इस दुनियावी चीज़ से मुझ पर कोई असर होगा? मुमकिन ही नहीं। तेरी जान आज मुझसे कोई बचा ही नहीं सकता। उसकी शक्ल काफ़ी ज़्यादा वोबल हो रही थी, मतलब जैसे पानी होता है, बिल्कुल उसकी शक्ल इस तरह लहरों की शक्ल इख्तियार कर रही थी और उसका पूरा जिस्म जल रहा था जैसे उसके कपड़ों पर आग लगी हुई हो, लेकिन उसके कपड़े भी जल नहीं रहे थे। लेकिन उसकी शक्ल ही इतनी भयानक थी कि कोई इस मंज़र को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये मेरी हिम्मत थी कि मैंने उस मंज़र को बर्दाश्त किया। मैंने जल्दी से लारी का दरवाज़ा खोला और लारी से बाहर निकला। निकलते निकलते मेरा सीढ़ी से पाँव अड़ा और मैं नीचे गिर गया। पिस्टल अभी भी मेरे हाथ में ही था। मैं पिस्टल को बौखलाहट में उसकी तरफ करते हुए पीछे की तरफ भागने लगा और फिर सीधा होकर उसी तरफ को भागने लगा कि जिस तरफ को मेरा गांव था। चक नंबर 93 जो कि अगला स्टॉप था, वो भी बस थोड़ा सा ही दूर था। मैंने कहा कि बस किसी तरीके में भाग के वहाँ पहुँच जाऊँ एक दफ़ा तो मेरी जान बच जाएगी। अब देखता क्या हूँ कि वो चीज़ मेरे पीछे नहीं आ रही थी, बल्कि पूरी लारी ही मेरे पीछे आ रही थी। उसको कोई चला भी नहीं रहा था, उसके अंदर से नज़र आ रहा था, लेकिन वो हल्की हल्की स्पीड में मेरी तरफ बढ़ रही थी और ज़ोर ज़ोर का हॉर्न उसका बज रहा था। आप ज़रा तसव्वुर करें कि आप एक ऐसे रोड पर मौजूद हों जो कि काफ़ी तंग रोड हो, रोड के दोनों तरफ दरख्त, खुला मैदान, सर्दियों के दिन हो, हल्की हल्की धुंध पड़ रही हो और इतनी बड़ी लारी खुद ब खुद आपके पीछे आ रही हो। ये मंजर ज़रा अपने दिमाग में रख के देखें तो आपको पता चलेगा कि उस दिन मैंने कैसा सीन बर्दाश्त किया था और मेरा दिल कैसे धड़क रहा था और मेरी क्या हालत हो रही थी। वो चीज़ मेरे करीब आती जा रही थी और लग तो यूं रहा था कि वो मुझे उस लारी के नीचे देना चाहती है। मैं भी साइड में होकर जंगल में उतर गया जहाँ पर दरख्त, और वहाँ से आगे भागने लगा ताकि वो लारी मेरे पीछे ना आ सके। अब मैंने पीछे देखा तो वो लारी एक ही जगह रुकी हुई थी, उसकी हेडलाइट ऑन थी और उसकी हेडलाइट में नज़र आ रहा था कि वो जो भी चीज़ थी वो उसी तरीके रेंगती हुए मेरे पीछे आ रही थी जैसे कोई सांप रेंगता है, बिल्कुल उसी तरीके से अपने पेट के बल रेंगती हुई काफ़ी तेज़ी से मेरे पीछे आ रही थी। मैंने अल्लाह ताला को याद करना शुरू किया और आयतल कुर्सी पढ़ना स्टार्ट की और मैंने कहा अब जो मर्जी हो जाए, पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। मैं चक नंबर 93 से थोड़ा ही दूर था कि चक नंबर 93 से पहले जो कब्रिस्तान आता है, मैं उसके बिल्कुल सामने पहुंच चुका था और मैंने ये बात सुन रखी थी कि अगर तुम लोग कहीं पर अकेले हो और पनाह की कोई जगह ना हो तो कब्रिस्तान में पनाह लेनी चाहिए। अल्लाह खुद उधर हिफाजत करता है। मैं आयतल कुर्सी पढ़ता हुआ कब्रिस्तान के अंदर घुस गया तो देखता क्या हूँ कि वो चीज़ कब्रिस्तान के बाहर तक तो आई, उसके बाद कब्रिस्तान के बाहर ही मंडलाने लगी, लेकिन अंदर नहीं आ रही थी। मैं भी नीचे ज़मीन पर चौकड़ी मारकर बैठ गया और ज़ोर ज़ोर से कलमा तैयबा और आयतुल कुर्सी का फिर्द करने लगा, बहुत ज़्यादा ज़ोर से कि मेरी आवाज़ सुनकर साथ ही एक छोटी सी झोंपड़ी में मौजूद एक शख्स बाहर निकला जिसकी उम्र भी तकरीबन 60-70 साल होगी। काफ़ी बुजुर्ग था और वो जल्दी से मेरे पास आया और मेरे सर पर हाथ फेर कर कहने लगा, बेटा क्या हुआ है? तो मैंने उसको कहा कि कोई गैबी ताकत मेरा पीछा कर रही है और मेरी जान लेना चाहती है। तो उसने कहा कि तुम्हारा इस टाइम इस कब्रिस्तान से बाहर निकलना ठीक नहीं है। मैं इस कब्रिस्तान का गोरकन हूँ और यहाँ की हिफाजत करता हूँ, यहाँ की कब्रों वगैरह की,
और देखभाल किया करता हूँ। तुम ऐसा करो कि तुम मेरी झोंपड़ी में मेरे साथ आ जाओ। वो मुझे अपनी झोंपड़ी में अपने साथ ले गया। मुझे काफ़ी ज़्यादा सर्दी लगने लगी थी। उसने मुझे जल्दी से पानी पिलाया। उसके बाद मुझे एक बिस्तर ओढ़ने को दिया। खुद भी एक बिस्तर ओढ़ा और अंगीठी में जो आग जल रही थी उसको तेज़ किया और कहने लगा कि बस पुरसकून होकर सो जाओ। मेरे पास ऐसी काफ़ी सारी आयत वगैरह हैं जो मुझे आती हैं, वो मैं पढ़ता हूँ। तुम बेफिक्र होकर सो जाओ, चीज़ तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा पाएगी। लेकिन उस रात नींद कहाँ आनी थी। मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी थी। मुझे काफ़ी तेज़ बुखार होने लगा था। इतनी देर में सुबह की अज़ानें होने लगी। फजर का टाइम हो चुका था। वो बाबा अभी भी कुछ ना कुछ पढ़ रहा था। मैं उसी को देख रहा था। जैसे ही सुबह की अज़ान हुई तो ऐसे लगा कि मेरे दिल को काफ़ी सुकून मिल चुका है और मैं अपनी चारपाई से उठकर बैठ गया। हालांकि अभी भी मुझे हल्का हल्का बुखार था और मेरे पूरे जिस्म में काफ़ी ज़्यादा पेन हो रही थी, लेकिन अब मैं उठकर बैठ चुका था। तो बाबा ने मुझसे पूछा कि तुम किस गांव के हो। तो मैंने उनको सारा अपना खदुखाल बयान किया कि मैं किस गांव का हूँ, क्या काम करता हूँ, ये वो। तो उसके बाद उन्होंने मुझे मेरे गांव तक छोड़ा। गांव छोड़ने के बाद उन्होंने सब कुछ मेरे गांव में मेरे अब्बू को बताया और वहाँ के बुज़ुर्गों को भी बताया। तो मेरे गांव के बुज़ुर्ग भी इस चीज़ के बारे में जानते थे। अक्सर ये तांगे में भी कई लोगों को परेशान कर चुकी थी और कई लोगों को मार भी चुकी थी। इसीलिए मेरे गांव वालों ने कहा कि तुम्हें रात का सफ़र करना भी हो तो 7 बजे से पहले ही करना चाहिए। ये जो भी चीज़ है 7 बजे के बाद ही इस रूट पर फिरती है। और वो वहाँ शहर से ही तुम्हारे पीछे आ गई थी, क्योंकि जब तुम यहाँ गांव से लेट निकले थे तो वो तब ही तुम्हारे साथ चली गई होगी और फिर वापसी पर वो इसी मौके के इंतज़ार में थी कि तुम्हें मार सके। वो तो खुशकिस्मती थी और तुम्हारा फैसला बिल्कुल सही था कि तुम कब्रिस्तान के अंदर चले गए और वहाँ पर ये बाबा तुम्हें मिल गए, वरना उस चीज़ ने तुम्हें मार ही देना था। उसके बाद मैंने अपने घर वालों को भेजकर अपनी लारी को गांव में मंगवाया और उसको उसके ठेकेदार के हवाले किया, क्योंकि हफ्ता 1.5 हफ्ता तो मुझे यकीन था कि मैं लारी नहीं चला सकता। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। फिर तकरीबन 3 से 4 दिन में मेरी तबीयत थोड़ी स्टेबल हुई तो मैं दोबारा से उस लारी का काम करने लगा, मतलब लारी चलाने लगा। तो उस दिन से मैंने तहैया कर लिया कि कभी भी रात को रूट नहीं लगाऊंगा और रात पे किसी भी सवारियों को नहीं लूँगा। बस सुबह का और दोपहर का यही 2 रूट किया करूँगा। उसके बाद अपने घर आ जाया करूँगा, क्योंकि जान से ज़्यादा कीमती कुछ नहीं। और इन 2 रूट से मैं इतना तो कमा ही लूँगा कि अपने माँ बाप का और अपना पेट पाल सकता हूँ। आज इस बात को बहुत ज़्यादा अरसा हो चुका है। खुद सोचिए, ये 1988 की बात है और अब 2024 शुरू हो चुका है। मैंने उसके बाद अपना बिज़नेस स्टार्ट कर लिया था और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतना ज़्यादा मुनाफा हुआ है और इतना ज़्यादा स्टेबल हो चुका हूँ मैं अपने बिज़नेस में कि मैं अब लाहौर शिफ्ट हो चुका हूँ और मुझे अब इस तरह के काम करने की कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा खासा लाइफस्टाइल मेंटेन हो रहा है। लेकिन ये वाक़या और वो दिन मुझे आज तक नहीं भूलता। कभी कभी हम घर में बैठे हुए हों और उन दिनों की बातें अगर किया करें, अपने पुराने वक्तों की, तो ये मुझे ज़रूर याद आया करती है। और मैं अपने बच्चों को भी ये वाक़या अक्सर सुनाया करता हूँ और वो इस वाक़े को काफ़ी शौक़ से सुनते हैं। और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी ये वाक़या काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। ये मेरा एक रियल वाक़या है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो व्यूअर्स, ये थी आज की स्टोरी। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को थम्स अप दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। और हाँ, इन चीज़ों से दूरी बनाए रखने के लिए आयतल कुर्सी का विरद, और हाँ, इन चीज़ों से दूरी बनाए रखने के लिए आयतल कुर्सी का विरद करते रहा करें। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।